औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने डायफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। डायफ्रैक्शन क्या होती है? तो इससे पहले हमने जो है वो इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, इंटरफेरेंस क्या होता है। तो आज उसके अलावा हमने जो है वो लाइट की डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आज हमने डायफ्रैक्शन पढ़ना है। डायफ्रैक्शन क्या होती है? अच्छा, डायफ्रैक्शन की हमने डेफिनेशन तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि डेफिनेशन डायफ्रैक्शन होता है द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ द लाइट अराउंड द ऑब्स्टैकल्स। तो जो लाइट का स्प्रेड होना या बेंड होना, रुकावटों के गिर्द जो है वो मुड़ जाने को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब डायफ्रैक्शन आप यूँ कह सकते हैं कि लाइट का उन जगहों पे भी पहुंच जाना जहाँ पे वैसे पहुंचना नामुमकिन हो, ये जो लाइट पहुंचती है ये डायफ्रैक्शन के थ्रू पहुंचती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक टॉर्च है और आप दीवार पे मार रहे हैं, तो दीवार के अगली तरफ जो है वो आपको लाइट नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह अगर एक रूम में जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो दूसरी तरफ आप उसको सुन सकते हैं। तो ये भी साउंड वेव जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई, ये भी किसकी बदौलत हुआ? ये भी डायफ्रैक्शन की जो है वो बदौलत हुआ। ये क्यों नहीं गई इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डायफ्रैक्शन की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जो बादलों में से रोशनी आपके पास पहुंच रही होती है वो भी डायफ्रैक्शन के थ्रू आ रही होती है। अगर कभी आप गौर करें तो सूरज तो जो है वो अभी तुलू होना होता है, आपको रोशनी पहले ही नज़र आना शुरू हो जाती है, या शाम के वक़्त सूरज के गुरूब होने के बाद भी आपको कुछ देर तक रोशनी नज़र आती रहती है। ऐसा क्यों होता है? सूरज तो गुरूब हो गया, आप कहते हैं सूरज की वजह से रोशनी है, तो फिर वो रोशनी कहाँ से आती है? अंधेरा तो बाद में जो है वो आता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो लाइट आपके पास पहुँच रही है ये भी डायफ्रैक्शन के थ्रू पहुँच रही है। अब डायफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। डायफ्रैक्शन के लिए एक बात ज़रूरी आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो स्लिट होती है या जो हमारे पास बेंडिंग होती है, जिसके सराउंडिंग या जहाँ से लाइट ने या जो भी वेव है उसने बेंड होना होता है, अगर किसी भी जो है लाइट की ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो उसकी डायफ्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ज़रा गौर करें, मैं कह देता हूँ मेरे पास एक लाइट का सोर्स है जहाँ से लाइट क्या हो रही है, निकल रही है। उसके आगे मैंने एक बार रख दिया, बार बिल्कुल ओपैक है और यहाँ से लाइट जा रही है, इस बाल के ऊपर पड़ रही है, ठीक है। अब ये जो रोशनी है ये आगे जाके किसी भी, मैंने कहा एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और ये इमेज किस तरह का बनेगा? यहाँ पे आपको एक बाल का इमेज नज़र आएगा, लेकिन मसला एक ये है कि आपको इसके सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट जो है वो नज़र आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमारे पास जो मैंने बार रखा था ये बिल्कुल ओपैक था, ये हमारे पास कलर था, इसमें से लाइट नहीं गुजर सकती थी। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि ये जो लाइट दरमियान से गुजर के तो नहीं गई यहाँ पे, तो फिर ये जो हमारे पास दरमियान में ब्राइट स्पॉट बना, ये लाइट कहाँ से आई? तो स्टूडेंट यही वो फिनोमेना है जिसको आज हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आपने जो है वो पढ़ा, जब हम पढ़ रहे थे कि हाइगन प्रिंसिपल, उसके दो पास्टुलेट थे, तो उसमें आपने ये पढ़ा हुआ था कि जो लाइट होती है इसके जो वेवफ्रंट होते हैं उनका हर पॉइंट वेवफ्रंट के ऊपर कंसीडर किया जाता है नए बनने वाले वेवफ्रंट का सोर्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या बने हैं? वेवफ्रंट बने। तो हर वेवफ्रंट जो है वो अगले वेवफ्रंट का क्या है? सोर्स है। तो इसी तरह जो हमारे पास वेवफ्रंट बनते जाते हैं, ये आप यूं कह लें कि ये वेवफ्रंट की फॉर्म में लाइट क्या होती जाती है? एक जगह पे जो है वो फोकस होती जाती है। तो इसलिए आपको जो दरमियान वाला पॉइंट है वो क्या मिलता है? ब्राइट मिलता है। तो ये लाइट यूं कह लें कि वेव फ्रंट जो होते हैं ये काज बनते हैं लाइट को उन जगह पे पहुंचाने का जहां पे लाइट का पहुंचना इम्पॉसिबल हो। तो ये किसकी बदौलत हुआ? ये हमारे पास डायफ्रैक्शन की वजह से हुआ। इसको हम डायफ्रैक्शन का नाम दे देते हैं। अब डायफ्रैक्शन जो है वो थ्रू आ सिंगल स्लिट, एक सिंगल हम स्लिट में से अगर डायफ्रैक्शन
डाइफ्रैक्शन करवाना चाहूँ तो मैंने कहा ये मेरे पास एक स्लिट है और इस स्लिट के दरमियान में इसके 2 पॉइंट ले लिए हैं। ये पॉइंट मैंने कहा ए है, ये पॉइंट बी है। हमारे पास एक लाइट आ रही है जिसकी कोई ना कोई वेवलेंथ है। अब देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था लाइट एक इधर मैं टार्च लगाऊंगा, दूसरी तरफ रोशनी नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि उसकी वेवलेंथ थोड़ी है। साउंड क्यों चला जाता है? उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो सिर्फ डाइफ्रैक्शन आप तब करवा सकते हैं जो रुकावट है, जो ऑब्स्टैकल्स है, अगर आपकी वेवलेंथ उस ऑब्स्टैकल्स से ज़्यादा है या उस ऑब्स्टैकल्स के इक्वल है तो फिर ही लाइट की डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। अगर उसकी वेवलेंथ लेस है तो डाइफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह आपने सुना होगा रूम के अंदर, घर के अंदर आप जितना मर्जी लाउड स्पीकर से जो है वो म्यूज़िक बजाना शुरू कर दें, अगर उसकी बजाय आप ढोल जो है वो बजाना शुरू कर दें तो ढोल की आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है बजाय उस लाउड स्पीकर से। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो ढोल की वेव्स होती हैं उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसकी डाइफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा दूर तक आप सुन सकते हैं। आपके बाज़ार में से वो क्या कर सकती है? ईजीली पास कर सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास एक लाइट है, मैंने कहा इसकी ये कोई ना कोई क्या है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। अब अगर इसकी वेवलेंथ इस जो हमारे पास हमने स्लिट लिया है इसके इक्वल होगी तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है? डाइफ्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने डिफरेंट पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लाइट होगी, ये लाइट हमारे पास जो वेव है वो इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखें ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी। तो अब जरा गौर करें, ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रही है? डाइफ्रैक्शन हो रही है। ये किसी भी डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है। ये ज़्यादा जो है वो नहीं बनाए क्योंकि एक दूसरे के अंदर इन्होंने मर्ज हो जाना था। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पे जो किसी भी लाइट को एक पॉइंट पे जो फोकस करवाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? लेंस यूज़ करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करता हूँ तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? ये जो पैरेलल आने वाली जितनी भी रेस हैं इनको एक जगह पे क्या कर देगा? फोकस कर देगा। अगर यही लेंस मैं जो है वो किसी और पॉइंट पे यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये देखें, तो ये लेंस क्या करेगा? इन जो हमारे पास ये जो रेस हैं, ठीक है, इन रेस को एक जगह पे क्या करवा देगा? फोकस करवा देगा। तो हमारे पास इसी तरह आपकी बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट यूज़ हुआ है जिसमें उन्होंने जो है वो हमारे पास उन्होंने 10 जो है वो स्लिट ली, मतलब उन्होंने क्या किया? 10 रेस एक स्लिट में से पास करवाई है। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या कि एक लेंस यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये हमारे पास कुछ रेस थी, तो ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे ये हमारे पास रेस आ रही थी। मैंने कहा ये 5 रेस के डिफरेंस से मैंने ये लाइन ड्रा कर दी और ये जो इस लेंस में से पास करने के बाद एक पॉइंट पे ये सारी क्या हो रही हैं? फोकस हो रही हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये जो मेरे पास स्लिट ए है और ये स्लिट है मेरे पास ये पॉइंट बी है, इन दोनों के दरमियान में जो सेपरेशन है दैट विल बी डी। इन दोनों स्लिट के दरमियान में जो हम जो सेपरेशन कंसीडर किया वो डी किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये उन्होंने कहा कि ये हमारे पास 10 लाइंस हैं तो जिनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो कितना है? डी है। अब ज़रा गौर करें तो अगर आपको पता है कि पाथ डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ये थोड़ी सी हमारे पास और थोड़ी सी अगर हम इसको टेढ़ी बना लेते तो ज़्यादा अच्छा हो जाना था। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम यहाँ से मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो वो हमारे पास क्या होता है? पाथ डिफरेंस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे ये पता है कि इस रे को इसकी निस्बत जितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है वो हम पाथ डिफरेंस से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर वो मैंने कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से मैंने जो है वो ड्रा किया जो है वो परपेंडिकुलर, तो ये पाथ डिफरेंस क्या? लैम्डा। अगर मैं ये दरमियान वाली 5th रे की बात करूँ तो उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा? λ/2 और उसके लिए ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या आ जाएगा? d/2। तो यहाँ से अगर ये मैं थीटा कंसीडर करूँ तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ थीटा की ट्रिग्नोमेट्री लगा दूँ तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर
हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास इसके सामने क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या मेरे पास लैम्डा बाय, परपेंडिकुलर हमारे पास है लैम्डा बाय 2 और हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है डी बाय 2। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ तो डी बाय 2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अब 2 से 2 कैंसल, तो मेरे पास डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास एन लैम्डा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डायफ्रैक्शन के लिए इक्वेशन बनी वो लैम्डा का मल्टीपल बनी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर लैम्डा का मल्टीपल पाथ डिफरेंस हो कहीं पे भी, जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का मल्टीपल हो, तो उसका जो इंटरफेरेंस होता है वो कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दरमियान में पॉइंट बनेगा पहला, वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो जो आपको कलर नज़र आता है वो कौन सा नज़र आता है, ब्राइट नज़र आता है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था जब भी डायफ्रैक्शन होती है तो उसका जो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया वो भी हमारे पास लैम्डा का मल्टीपल आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस होगा सेंटर में वो कौन सा होगा, डार्क होगा। अब यहाँ पे एक बात और भी याद रखनी है, इसी तरह ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो गया, ये डिफरेंट पॉइंट है, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव कहीं पे डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ऐसे इंटरफेरेंस होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जिस पॉइंट पे पहला ब्राइट बना, जो पॉइंट बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी सेंटर से, जो पहला मैक्सिमा बनेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए ये हमें क्लियर कैलकुलेशन नहीं दे सकता। इसलिए जब भी हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करते हैं हम फर्स्ट मिनिमा से स्टार्ट करते हैं, हम मैक्सिमा से स्टार्ट नहीं करते। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज था, हमने पढ़ा डायफ्रैक्शन क्या होती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डायफ्रैक्शन के लिए हमने पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट किया। कल हम ये फाइंड आउट करेंगे कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।